मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। कहा, राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही सरकार। विधानसभा स्पीकर के आवास पर भव्य तीज का कार्यक्रम आयोजित। सीएम की पत्नी समेत मौजूद रही महिला विधायक, आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रही मौजूद। महामहिम राज्यपाल ने राजभवन में की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिष्टाचार भेंट। कृषि एवं उद्यान परियोजनाओं की गई चर्चा। अन्य कई मुद्दों पर भी हुई बात। सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। जल चढ़ाने वालों का उमड़ा मंदिरों में हुजूम। और श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि आज। टिहरी जिला जेल में मनाई जा रही पुण्यतिथि। जेल को आज के लिए किया गया नो स्मोकिंग जोन घोषित। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने 2025 का विजन रखा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 15% वृद्धि करने का लक्ष्य इस दौरान रखा गया। बता दें, 106 कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हजारों ग्रामीणों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने विजन रखा है। पर्यटन, परिवहन सेवा, कृषि एवं उद्यान, फार्मा पर सीधा और मेन फोकस रहेगा। निर्यात बढ़ाने पर सरकार का मुख्य फोकस रहेगा, ये सीएम धामी ने कहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए हैं। कैलाश, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे। इस दौरान 2025 का विजन रखा गया है। क्या जानकारी, किन किन अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक थी उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे थे और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया, जिससे साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2025 को लेकर उन्होंने एक विजन रखा है कि 2025 तक हम राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो निर्यात को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि निर्यात को बढ़ाने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार करेगी, क्योंकि अभी तक जो निर्यात यहाँ पर हुआ था बीते 2 से 3 सालों में वो 17,000 करोड़ के लगभग का था। और जो फार्मा जो कंपनीज हैं प्रशंसा, उन फार्मा कंपनी से ही सबसे ज्यादा निर्यात हुआ था, क्योंकि जब कोरोना काल था तो उत्तराखंड में भी कई ऐसी दवाइयां थी जिनका निर्माण किया गया, जिनको यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से भी निर्यात हुआ। तो निर्यात को लेकर एक बहुत बड़ा राजस्व यहाँ पर सरकार को मिला था और अब सरकार का मुख्य फोकस है कि कुछ क्षेत्र हैं जिनमें फार्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन तमाम चीजों को लेकर, निर्यात बढ़ाने को लेकर ये बात कही गई है। और अगर ऐसा होता है तो 2025 को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर जो सरकार चल रही है राज्य की सरकार, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक उस गोल को अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल कैलाश, इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 15% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना आसान होगा और बड़ी चुनौती भी हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को अगर बढ़ावा देती है सरकार तो उसका सीधा मुनाफा उन काश्तकारों को होता है, उन किसानों को होता है और उन छोटे उद्यमियों को होता है जिनके छोटे लघु उद्योग है। खासतौर पर अगर हम उन लोगों की बात, जैसे कारपेंटर्स की हम बात करते हैं या फिर जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, तो ग्रामीण इलाकों में सकल उत्पाद को अगर बढ़ावा दिया जाए, घरेलू उत्पादों को, तो इससे जाहिर तौर पर जो छोटी इकाइयां मजबूत होती हैं। इसमें जिन लोगों का रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही यहाँ पर रोजगार के साथ साथ अन्य जो लोग होंगे उन लोगों को भी रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा। तो सरकार का ये बहुत ही अच्छा निर्णय भी है कि सकल घरेलू जो उत्पाद है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर इस चीज को 15% अगर बढ़ावा दिया जाता है तो हजारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे, ऐसे किसान होंगे जिनकी आय यहाँ पर बढ़ेगी जाहिर तौर पर, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों को कम करने का सरकार ने बीड़ा उठाया है। और जो लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जो लोग अपनी बागवानी करते हैं, जो लोग उद्यान से जुड़े लोग हैं, जो लोग खेती किसानी करते हैं, तो उन लोगों के जो उत्पाद होंगे वो सीधा मार्केट में जा सकेंगे, उसमें बिचौलिए कम होंगे। बिचौलिया अगर कम होता है तो जाहिर तौर पर जो परसेंटेज होगा बिचौलियों का वो कट होगा और उसका सीधा जो मुनाफा होगा वो सीधा मुनाफा किसान की और जो काश्तकार है उनकी जेब में जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सकल घरेलू जो उत्पाद है उनको बढ़ावा अगर दिया जाता है तो लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां गंगा में जा रही गंदगी पर एनजीटी सख्त हो गया है। गंगा में अभी भी आपको बता दें 50% गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। एनजीटी अध्यक्ष ने एनजीटी से तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई है। गंगा का पानी नहाने और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनजीटी ने ये कहा है। एनजीटी आपको बता दें 14 अक्टूबर को गंगा के मामले में सुनवाई करेगा। इस बैठक में रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश बने हुए हैं फोन लाइन पर। कैलाश, गंगा में हम जिस तरीके से देख रहे हैं काफी प्रदूषण वहां पर हो रहा है और गंदगी भी फैलाई जा रही है, इस मामले में एनजीटी सख्त हो गया है और जो अगली बैठक है वो 14 अक्टूबर को होने वाली है। क्या लग रहा है, क्या सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जाहिर तौर पर एनजीटी है, वो गौमुख से लेकर गंगा सागर तक यही कोशिश प्रयासरत रहता है, यही कोशिश करता है कि जो गंगा में जो लगातार प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को किसी भी तरीके से कम किया जाए। गौमुख से भले ही गंगा का उद्गम होता है, लेकिन पॉल्यूशन वहीं से शुरू हो जाता है और जब ये मैदानी इलाकों में गंगा प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो सीवरेज का जो पानी है वो कहीं ना कहीं गंगा में जाता है। नालियों का जो गंदा पानी होता है वो गंगा में जाता है और एनजीटी ने साफ तौर पर ये कहा है कि गंगा को हमारी संस्कृति में एक पावन नदी माना गया है और एक गंगा का एक महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अन्य देशों में भी है। विदेशों से लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करने आते हैं, यहाँ के पानी का आचमन किया जाता है और चाहे कोई भी यहाँ पर जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किसी के घर में होता है तो गंगा के जल से आचमन होता है, गंगा के जल से पूजन किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है गंगा में, उससे कहीं ना कहीं एनजीटी बहुत खफा है। एनजीटी को उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि फौरन इस पर एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जाए और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जाएगी उस रिपोर्ट में बड़ी ही गंभीरता से यहाँ पर एनजीटी के जो तमाम सदस्य हैं वो इस पर कार्रवाई करें और 14 अक्टूबर को एक बैठक आहूत की गई है एनजीटी द्वारा। तो जाहिर तौर पर 14 अक्टूबर को जिस दिन ये बैठक होगी उस दिन रिपोर्ट में जो भी बातें होगी उन बातों को सार्वजनिक किया जाएगा। कोई त्रुटि अगर पाई जाती है तो जाहिर तौर पर एनजीटी बहुत सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी समय समय पर एनजीटी द्वारा बैठकें की गई हैं, एनजीटी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार अवहेलना होती है एनजीटी के निर्देशों की, उससे साफ तौर पर यह लगता है कि गंगा इतने जल्दी साफ नहीं होने वाली। हालांकि केंद्र द्वारा ये एक योजना यहाँ पर चलाई गई थी जिसके चलते गंगा सफाई को लेकर चाहे गंगा के किनारे हरे पेड़ों को लगाने की बात हो और लाखों की तादाद में यहाँ पर पौधारोपण किया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैक्ट्रीज की जो गंदगी होती है, नदियों का माफ कीजिएगा नालियों की जो गंदगी होती है वो लगातार गंगा में जा रही है और इसको लेकर अब एनजीटी बहुत सख्त है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ट्रेन में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया है। कांवड़ियों के लिए रवाना होने वाली ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता ने ट्रेन खंगाली है। दिल्ली के लिए रवाना होनी थी ट्रेन, जिसमें ये फर्जी सूचना मिली। फर्जी सूचना देने वाले कांवड़ियों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली निवासी रिंकू ने साथियों से झगड़े के बाद बम की फर्जी सूचना दी थी। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, ट्रेन में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। कांवड़ियों के लिए रवाना होने वाली ट्रेन में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ता ने ट्रेन हालांकि खंगाली और दिल्ली के लिए आपको बता दें ये ट्रेन रवाना होनी थी। फर्जी सूचना देने वाले कांवड़ियों को जीआरपी ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता धर्मराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, कब की ये पूरी घटना है? हालांकि जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कार्रवाई की गई है और ऐसा क्यों किया उसने? जी प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ क्योंकि एक हरिद्वार धर्म नगरी है, जहाँ पर शिव भक्त लगातार अभी देश के हर एक कोने से शिव भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि कही जाने वाली शिव भक्त यहाँ पे जो गंगा से गंगा जल लेके जो शिव भक्त वहाँ शिवालय जा रहे हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली का रहने वाला कोई यहाँ पे जो एक
स्थानीय लोगों से किसी को किसी विषय पे लेके बहस हो गई थी। बताया जा रहा है कि किसी विषय पे लेके उसकी बहस हो गई थी, उसी आधार पर उसने फोन से लेके किसी को फोन से कहा, एक धमकी भरी शर्त है कि यहाँ पे बम रखा गया। उसी आधार पे यहाँ एसटीआर ने हरिद्वार की जो रेलवे गाड़ियां हैं उनको तलाशी की है और जो कहीं ना कहीं फर्जी पाया गया है। जी, ट्रेन को लेकर क्या जानकारी है? ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होनी थी, ट्रेन रवाना हो गई है क्या? मैडम, वो अगर बात करें कि यहाँ वो जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर बताया जा रहा था वो ट्रेन पूरी तरह से खाली करा दी गई थी। उसकी वजह से वहाँ पे उसकी पूर्ण रूप से चेकिंग कराई गई। उसके बाद चेकिंग कराने के बाद वहाँ पे उसकी पूरी तलाशी नहीं, जो यहाँ की जो बम विस्फोटक टीम है उन्होंने पूरी गाड़ी को डॉग स्पॉट, बम स्पॉट, इस तरह की सभी चीजों ने उसकी चेकिंग कराई। जब वो गाड़ी कंप्लीटली पूर्ण रूप से सही सुचालित पाई गई, उसके बाद वो गाड़ी वहां से रवाना कराई गई। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मंत्र लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने के लिए दृष्टि पत्र तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल को उत्तराखंड में संचालित कृषि एवं उद्यान योजनाओं की जानकारी दी और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच सैनिक कल्याण और ग्राम विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। देहरादून के विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर तीज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला विधायकों, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, मंत्रीगणों की पत्नियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूरी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों द्वारा गढ़ वंदना के साथ किया गया। साथ ही थडिया, चौपाल, झुमेलो, छपेली की प्रस्तुति दी गई। वहीं उपस्थित महिलाओं द्वारा सावन के झूले का आनंद लिया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व है। हमारे सभी पर्व और त्योहार प्रकृति से मानव के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। उत्तराखंड में संस्कृति में तीज त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। हमारी परंपरा में तीज त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही मतलब इसमें जो है खासकर इन त्योहारों में एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही खुशी मनाने का जो है हमारा क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है और इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए और जो है मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोगों को विशेषकर ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग जब त्योहारों को मनाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी, हमारे बच्चे भी हमसे जो है सीखेंगे और आगे जो है इसको इसी प्रकार से मनाते रहेंगे। ये त्यौहार तो एक तरह से प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। जब हम लोग का वर्षा की ऋतु शुरू होती है तब तीज का त्यौहार मनाया जाता है और ये उत्तराखंड के साथ ही शेष जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे भी मनाया जाता है। सावन में जैसे झूले पड़ते हैं और महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय त्यौहार है और एक तरह से ये धरती की खुशहाली का प्रतीक भी है तीज का त्यौहार। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्रथम महिला स्पीकर ऋतु खंजूरी मैम को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन अपने धरती किया और सभी महिलाओं को यहाँ एकजुट किया और एक तरह से महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक उन्होंने बना दिया इसको यहाँ पर और हम सब मिलके यहाँ पर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि
कामना करती हूँ। यही मेरी विश्वास होता है। लोगों ने तीज का एक त्योहार सोचा कि बच्चों मतलब जानकारी होनी चाहिए। ये त्योहार बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे आपने कहा संस्कृति बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सी अच्छी चीज़ें इन त्योहारों के पीछे छुपी हैं, उनको हमें समझना चाहिए और इसलिए आज ये त्योहार मनाया जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार आज है, यानी शिव भक्तों के लिए सबसे अच्छा दिन है। मान्यता के अनुसार शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जल अभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। ये भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के पोखाल क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी की सूचना कोटद्वार तहसीलदार को मिल रही थी, जिसके बाद तहसीलदार ने पोखाल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जहां एक बंद पड़ी दुकान में काफी मात्रा में अवैध शराब मिली है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया गया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आज जब हम क्षेत्र भ्रमण में पोखाल क्षेत्र में गए हुए थे, काफ़ी समय से वहाँ पे शिकायतें आ रही थी कि अवैध शराब की वहाँ पे तस्करी की जा रही है और अवैध शराब वहाँ पे बिक्री की जा रही है। तो उस संबंध में स्थानीय सूचना प्राप्त होते ही हम मौके पे गए। तो मौके पे वहाँ पे एक जो दुकान थी, दुकान के अंदर ताला लगा हुआ था, उसके अंदर कुछ माल हमें बरामद हुआ है, जिसमें जब वहाँ अंदर खोला गया तो मात्रा उसकी काफ़ी अधिक थी, जिस पे हमने उसको कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर प्रदेश में पंचायतों को सशक्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम कृत संकल्पित हैं। वहीं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय योजना ग्राम स्वराज अभियान के तहत वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड को 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। पंचायतों को सशक्त करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और गरीबी मुक्त एवं सुदृढ़ आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, हरित एवं स्वच्छ गांव, आत्मनिर्भर गांव और उन्नत गांव सहित संपूर्ण विषयों को लेकर प्रदेश की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कृत संकल्पित हैं। हमने पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी से अपेक्षा जो हम लोगों ने की है, उनसे हमने कुछ धनराशि का अनुरोध किया था और हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षा के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करवा दी है। तो लगभग 135 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। हरिद्वार में ओम पुल के पास अलकनंदा वाली रोड पर खड़ी कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि 4 बाइक एक साथ खड़ी थी। इस दौरान एक बाइक में आग लग गई। आग की चपेट में वहीं खड़ी 3 बाइक और आ गई। और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइक में आग लगी, उसके बाद साथ में जो 3 बाइक और खड़ी थी वो भी उसकी चपेट में आ गई। तो ओम पुल के पास बाइक खड़ी हुई थी। एक महिला चंपावत कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां उसने शासन की ओर से कथित रूप से जारी आदेश दिखाकर जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास के पद पर तैनाती ले ली थी। इस बीच कार्यालय के कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने इस संबंध में देहरादून निदेशालय से पता किया।
निदेशालय द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जब डीपीओ राजेंद्र विश ने महिला को सीडीओ के पास ज्वाइनिंग के लिए ले जाने की बात कही तो महिला अपने स्वजनों के साथ कार में बैठकर भाग गई, जिस पर कार्यालय में हंगामा खड़ा हो गया। महिला को पकड़ने के लिए एसपी देवेंद्र पिंचा को सूचना दी गई, जिस पर एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट पुलिस को सतर्कता बरतने को कहा। इस बीच चंपावत से 40 किलोमीटर दूर पुलिस ने महिला को पकड़ लिया। फिलहाल महिला के कागज जमा कर महिला को छोड़ दिया गया है। एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि इस मामले की तह में जाने के लिए गहनता से जांच की जाएगी। जांच टीम को देहरादून भेजा जा सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी चंपावत, इनके द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक महिला जो है अपनी जो है यहाँ जो है डीपीओ नियुक्ति का जो है प्रमाण पत्र लेके आई थी और शासन से हमारे पास कोई भी जो है नियुक्ति का पत्र नहीं था। उनका जो है पत्र जो है ये फर्जी है, इसलिए उनके द्वारा उस संबंध में जो है तहरीर दी है। उस पर जो है थाना हजामा जो अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेरे द्वारा जो है उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो है जो सच्ची घटना होगी वास्तविकता का पता कर जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी एक मामला इस संज्ञान में आया है कि कोई महिला एक डीपीओ के पद के लिए यहाँ पर विकास भवन में आई थी, जो बाद में पता चला कि जो अपॉइंटमेंट लेटर या जो पत्र था वो संभवतः फर्जी था। तो पूरे मामले की भी जांच की जा रही, डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं और जो संबंधित है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम इसमें जांच कर रहे हैं, फिर उसके उपरांत अग्रिम कार्रवाई। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर युवाओं ने भू कानून के नारों के बीच एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। युवाओं ने कहा कि भूमाफिया, नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने पहाड़ को वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों से लगातार पलायन हो रहा है और भूमाफिया उन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। युवाओं ने भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने और धामी सरकार से सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठाई है। लगातार हम कई वर्षों से भू कानून को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय हमारे जितने भी पहाड़ों से लोग हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हैं। उनकी बस यही है कि मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज में सशक्त भू कानून लगे। लेकिन अभी बीच में चुनाव का समय था, तो उसमें चुनाव के समय में फिर लोगों ने क्या है कि यार मुख्यमंत्री जी आए हैं, अभी दोबारा उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी अभी तक उसने क्या नियम आए उसमें क्या उनने आगे फॉरवर्ड किया वो हमें भी नहीं पता। मतलब मैं तो ये चाहते हैं कि कमेटी जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे और उसको सार्वजनिक करे कि आपने क्या कर रखा है। मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम जितने मंत्री हैं सभी लोगों को ज्ञापन भी दे चुके हैं और सभी लोगों ने कहा था कि ये जल्द से लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमें केवल आश्वासन मिला है। भू कानून की जो आवाज यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा उठाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है। और ये भू कानून के जो नियमों में परिवर्तन करा गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत द्वारा किया गया है। अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने उद्योगपति मित्रों को उत्तराखंड में जो क्रीम लैंड्स हैं उनको वो दिलवाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये भू कानून में परिवर्तन किया गया है। आप देखिए कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि पहाड़ों में पलायन की आज सबसे बड़ी समस्या पलायन है और उसके बावजूद भी ये राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है। जब तक ये भूमाफियाओं को रोका नहीं जाएगा तो पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है। आज पहाड़ों में लगभग कम से कम 70% ज़मीनें बिक चुकी हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों ने पलायन कर दिया है। तो जब तक हमारा ये प्रॉपर्टी जो लोग बाहर के लोगों को बेच रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टी पे हम रोक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या कहते हैं यहाँ पे पहाड़ों का पलायन रुकना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपके माध्यम से भी ये हमारी उत्तराखंड सरकार और प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ये देवभूमि के लिए सशक्त भू कानून लाना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पहाड़ों का पलायन रुक सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।